हेलो दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ एक और नई कहानी के साथ जिसका नाम है तंत्र। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो लेट्स बिगिन द स्टोरी। मुकेश और मैं एक ही कंपनी में काम किया करते थे। एक रोज़ हमें ट्रेनिंग पर भेज दिया गया। हमारी इससे पहले औपचारिक बातें ही हुआ करती थी, पर ट्रेनिंग पर हमें एक दूसरे को जानने का मौका मिला। हमें कमरे में एक साथ ही रुकना था। साथ रहकर हम आपस में काफ़ी घुल मिल गए थे। अक्सर रात को मुझ पर से चादर हट जाती तो मुकेश मुझे चादर ओढ़ा दिया करता था। मैंने उससे पूछा, क्यों जागते रहते हो रात भर? मेरी तो आदत है करवट बदल बदल कर सोने की, चादर तो टिकती ही नहीं मुझ पर। मुकेश ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन वो कुछ शांत नज़र आने लगा। रात को सोते समय मुकेश ने जो मुझे बताया वो ना केवल दिलचस्प था, बल्कि कुछ ऐसा था जो मैंने ना तो कभी सुना, ना ही कभी महसूस किया। ऐसा कम ही देखने को मिलता है। बात केवल विश्वास की रह जाती है। मुकेश ने कहना शुरू किया, आप शायद यकीन ना करें, 2003 का साल था। टीवी देखना, लाइब्रेरी जाना, दोस्तों से मिलना जुलना मेरी दिनचर्या बनी हुई थी। ऐसे में एक दिन मैं अपने दोस्त से मिलने उसके घर गया हुआ था। पता चला मेरे छोटे भाई की तबीयत खराब है। मैं तुरंत घर को निकल पड़ा। वहाँ देखा परिवार के सभी लोग मौजूद हैं और मेरा भाई रमेश जोरों से चीख रहा है, जैसे उसे किसी तरह का दर्द हो रहा हो। उसकी हालत बिल्कुल भी देखने लायक नहीं थी। 3-4 लोग भी मिलकर उसे संभाल नहीं पा रहे थे। पिताजी ने कहा, इसे तुरंत डॉक्टर के पास ले चलते हैं। पर माँ ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। रमेश चीखता और बेहोश हो जाता। रमेश की चीखें अब भयानक होने लगी थी। कोई उसका सर दबा रहा था, कोई उसकी छाती मल रहा था। नानी ने कहा, इसे पूजा घर में ले चलो। इतना सुनते ही रमेश जोरों से चीखा। शायद ये बात उसे पसंद नहीं आई। उसे घसीट कर पूजा घर में लाना पड़ा। यहाँ वो और भी जोरों से चीखने लगा। उसे संभालना मुश्किल हो रहा था, तो हमने उसे कुर्सी से बांध दिया। फिर नानी ने उससे प्रश्न किया, बता कौन है तू? सुनकर रमेश गुस्से में भर गया। उसका सर और छाती अब भट्टी की तरह तपने लगे। उसे अब संभालना मुश्किल हो रहा था। नानी ने फिर कहा, बता कौन है तू? इस बार रमेश ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। उन दांतों को कुटकुटाने की आवाज़ मेरे कानों में दर्द करने लगी थी। उसके बदन की सारी हड्डियां कड़क रही थी। आखिर में उसने अपनी जबान बाहर निकाली, जो काली पड़ चुकी थी। यकीन नहीं हो रहा था किसी इंसान की जबान खींचकर इतनी लंबी हो सकती है। नानी ने फिर अपनी बात को दोहराया, बता कौन है तू, कहाँ से आया है? इस बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? जहाँ से भी तुम आए हो वहीं लौट जाओ। बदले में जो कुछ भी तुम मांगोगे हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन इस बच्चे को छोड़ दो। रमेश ने अपना आपा खो दिया। वो उसी तरह कर रहा था, दांत पीसता, चीखता चिल्लाता और बेहोश हो जाता। होश में आने पर उसे संभालना मुश्किल हो जाता था। मुझसे यह सब देखा नहीं गया। मैं बाहर आ गया और रोने लगा। उस वक्त मैंने हनुमान जी को याद किया, मंदिर में दिया भी जलाया और रोते रोते भगवान से रमेश के ठीक होने की प्रार्थना की और वापस रमेश के पास आ गया। लोगों की भीड़ में भी रमेश उसी तरह की हरकतें किए जा रहा था। उसके शांत होने पर मैंने उसे पानी पिलाया। पानी पीने के बाद वो और भी भयानक रूप में आ गया। उसका चेहरा एकदम काला हो गया, आंखें लाल सुर्ख हो गई। यह वो रमेश नहीं था जिसे मैं पहचानता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें फटकर बाहर आ जाएंगी। पास जाने पर वो हर किसी को काटने को दौड़ता, अपना मुंह नोचने लगता और फिर वो शांत हो गया और रोने लगा।
मैंने पूछा, तुम कौन हो, क्यों हमें परेशान कर रहे हो? रमेश ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मेरी जान ले लेगा। रमेश कुछ देर तक मुझे घूरता रहा। वो रमेश नहीं था, उसकी जगह किसी और ने ले ली थी। सबको बारी बारी घूरने के बाद उसकी आंखें अपने कोटर में गोल गोल घूमने लगी। ऐसा नज़ारा जीवन में पहली बार ही देख रहा था। वो चीखना चिल्लाना, वो भयानक सी हंसी, वो दांत पीसना, किटकिटाना, दर्द में कराहना, हड्डियों का एक साथ कड़कना, सब कुछ एक मनुष्यत में बदल चुका था। फिर रमेश ने एक लंबी सांस खींची और छोड़ी। उसकी सांस की दुर्गंध इतनी थी, सब अपना मुंह ढककर घर से बाहर निकल गए और वो पागलों की तरह हंसा। वापस अंदर जाने पर रमेश फिर सभी को घूरने लगा। हमने वापस उससे पूछा, कौन हो तुम? फिर वो एक औरत की आवाज़ में बोला, मैं शाडोल की हूँ, मैं हूँ तंत्रा। इसने मुझे जगा दिया है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। और हंसने लगी। हमने कहा, जो तुम मांगोगी हम तुम्हें देंगे, पर इसे छोड़ दो। वो दुष्ट आत्मा अब अपने पूरे रूप में आ गई और बोली, मुझे एक मटकी, 4 नारियल, चुनरी, सिंगार का पूरा सामान ला कर दो तो मैं चली जाऊंगी, नहीं तो इसे अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। जल्दी करो, दफ़ा हो जाओ, ये सामान लेकर ही आना, वरना इसे तो मैं चबा जाऊंगी। और हंसने लगी। हम सबके चेहरे पीले पड़ गए। माँ और मैं तेजी से बाजार की तरफ निकले। रास्ते में माँ रोने लगी तो मैंने उन्हें दिलासा दिया, सब ठीक हो जाएगा माँ। माँ बोली, कुछ भी ठीक नहीं होने वाला मुकेश, मैंने तुझे बताया नहीं। इसने जब अपना पहला असर दिखाया था तब रमेश को क्या हुआ हम समझ ही नहीं पाए थे। रमेश के साथियों ने हमें बताया। उस दिन रमेश के ऑफिस में मीटिंग थी। सब आपस में हंस बोल रहे थे। सब कुछ ठीक था कि अचानक रमेश की तबीयत बिगड़ने लगी। रमेश ने सामने रखा गिलास उठाया और पानी पिया। पानी पीते ही रमेश बेहोश हो गया। उसके साथी चौंक गए। 2 लोगों ने मिलकर उसे टेबल पर लिटाया। उस समय उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपने साथियों से कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। उसके साथी उसे हॉस्पिटल ले गए। हमें जैसे ही सूचना मिली हम सभी वहां पहुंच गए। रमेश कुछ देर बाद ठीक हो गया और हमसे कहने लगा क्या हुआ उसे खुद भी मालूम नहीं। उसे इतना याद था कि वो बेहोश हो गया था। उसके बाद उसे ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे कोई परेशानी हो। फिर मैंने माँ से बोला कि माँ उसके बाद भी कुछ हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। माँ बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये माँ, पिछली बार जब मैं छुट्टियों में घर आया था उस रात में कमरे में सो रहा था। रात के 3 बजे का समय था। कमरे की खिड़की खुली हुई थी और उससे तेज़ हवा कमरे में आ रही थी। उस हवा के शोर से मेरी आँख खुली। मैंने देखा एक साया मेरे पास खड़ा था। ध्यान से देखने पर भी मैं उसका चेहरा ना देख पाया। उसके चेहरे पर कालिक के अलावा कुछ भी ना था। उसका शरीर धुएं जैसा था। अचानक वो साया बादल की तरह तैरता मेरे पास आने लगा। वापस देखा तो वो साया वहाँ नहीं था। इसे अपना वहम मानकर मैं भूल चुका था। पर अब रमेश की हालत देखकर लगता है कि कुछ तो हुआ है माँ। इसके बाद मैं मटकी लेने चला गया और माँ श्रृंगार के लिए सामान खरीदने लगी। मुझे दुकानें बंद मिली तो मैं सीधे कुमार के घर चला गया। वहाँ से लाल और काली दोनों मटकी ले आया। वापस आकर जो ही सामान हमने दिनेश के आगे रखा वो शांत हो गया। नानी उसे देखने गई और दिनेश के सामने जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर तक नानी उसे ऐसे ही देखती रही तो हमने नानी से पूछा, क्या हुआ नानी? नानी हमारी ओर पलटी। अब नानी के चेहरे के भाव दिनेश जैसे हो गए थे। हम और भी घबरा गए। नानी ने भी उसी तरह से चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया और रोने लगी और कहा,
मैं शाहडोल की हूँ। मेरी हत्या कर दी गई थी। मेरी लाश के बेरहमी से टुकड़े कर करके दफन कर दिए गए। मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे जहाँ गाड़ा गया वहाँ ये लड़का पेशाब कराया। मैं सोई हुई थी। इसने मेरा अपमान किया और मुझे जगा दिया। पर अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जा रही हूँ, मुझे रास्ता दो। हमने पूछा, तुम इसे दोबारा परेशान नहीं करोगी? वो बोली, नहीं, इसने मेरा अपमान किया, जिसकी सज़ा इसे दे दी। अब मुझे जाने दो। और नानी बेहोश होकर गिर गई। हमने नानी को संभाला। इतनी देर में रमेश भी सामान्य हो चुका था। हमने रमेश को भी कुर्सी से खोल दिया। फिर कुछ दिन और बीते। रमेश को काम के लिए भोपाल जाना पड़ा। रमेश और ऑफिस के कुछ लोग होटल में रुके। होटल में आधी रात को लोगों ने शिकायत की, वहाँ कमरे से रोने की आवाज़ें आ रही हैं। होटल कर्मी ने जाकर देखा तो वो आवाज़ें रमेश के कमरे से आ रही थी। कमरा अंदर से बंद था। तो होटल कर्मी ने दूसरी चाबी से कमरे का दरवाज़ा खोला। सामने रमेश था, होटल की चादर में पूरा लिपटा हुआ, और ज़मीन से 2 फुट ऊपर हवा में उसका शरीर तैर रहा था। उसके मुंह से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। इस भयानक नज़ारे को देखकर उन लोगों के दिल दहल गए। कुछ लोग तो भाग खड़े हुए। बाकी लोगों ने रमेश को पकड़ा तो वो चीख पड़ा और चिल्लाने लगा। लोगों ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। किसी ने मांडल के जंगलों में एक तांत्रिक होने की बात हमें बताई। शायद वो दिनेश को ठीक कर सके। हमने उसे बुलाया। उस तांत्रिक ने भी आत्मा से बातें की तो उसकी भी वही मांग शुरू हो गई। मटकी, 4 नारियल, चुनरी और श्रृंगार का सामान। अभी तक याद है मुझे वो किस तरह अपनी मांगें दोहराती थी। इन सब के साथ उसने शराब भी मांगी। रात के समय शराब कहीं भी नहीं मिली। मैं भागा भागा अपने मोहल्ले की उन गलियों में गया जहाँ से मुझे गुजरना भी गवारा नहीं था। पर भाई की सलामती के लिए भी उन गलियों में गया जहाँ अक्सर लोग नशे में धुत पड़े रहते थे। शराब के दुर्गंध के कारण दिन में भी उस गली से कोई नहीं गुजरता था। वहाँ जाकर मैंने उन लोगों से शराब मांगी तो उन्होंने कहा, क्या आज तू पिएगा? आजा आजा, बैठ यहाँ। आज तू बेटा सारे गम भूल जाएगा। मैं गम भुलाने नहीं आया हूँ, मैंने कहा। मेरे भाई की तबीयत खराब है, उस पर ऊपरी साया है। तांत्रिक शराब से पूजा करेगा। यह सब जानने के बाद उन्होंने अपनी शराब की बोतल मुझे दे दी, जिसे लेकर मैं लौट आया। इसके बाद शराबियों से मेरी नफ़रत कम हो गई। तांत्रिक ने पूजा शुरू की। रात भर तांत्रिक पूजा करता रहा। रमेश कभी चीखता, कभी चिल्लाता, कभी दर्द में कर रहा था, कभी गुस्से में तांत्रिक को गालियाँ देता, कभी मुझे घूरता, कभी तांत्रिक को घूरता। तांत्रिक का उस पर कोई ध्यान नहीं था। वो एक दाना गेहूं का लेता, कुछ मंत्र पढ़ता और उस दाने को रमेश पर फेंक देता। उस दाने के शरीर पर पड़ते ही रमेश पूरी तरह से तड़पने लगता। उसके मुंह से जानवरों जैसे गुर्राने की आवाज़ें निकल रही थीं। वो जानवरों की तरह हरकत करने लगा था। रमेश की आवाज़ उसके गले में ही बंद कर रह गई थी। वो क्या बोल रहा था कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। सुबह तक रमेश ठीक हो गया और बेहोश रहा। शायद इन सब से उसका शरीर थकने लगा था। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था। शरीर सूखकर लकड़ी जैसा हो चला था। फिर भी कहीं न कहीं मेरा भाई इन बुरी शक्तियों से लड़ रहा था। कुछ दिन और बीतने पर दिवाली का त्योहार भी आ गया। धनतेरस का दिन था और मैं टीवी देख रहा था। रमेश कमरे में आया और बेहोश हो गया। मुझे लगा वापस वही सब कुछ होने वाला है, तो मैंने उसे कुर्सी से बांध दिया। रमेश थोड़ा होश में आया और उस आधी बेहोशी की हालत में उसने मुझसे कहा, भाई अब मैं नहीं बचूंगा, मैं ख़त्म हो जाऊंगा। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं अपने भाई को इस तरह ज़िंदगी से हारते नहीं देखना चाहता था। रमेश भी रो रहा था, भाई मैं मर जाऊंगा। मैंने खुद को संभाला और रमेश को बांध दिया। बाइक ली और एक दोस्त को साथ लेकर मैं उस तांत्रिक को बुलाने निकला। मांडाल के घनघोर जंगल घुप अंधेरा मैं तांत्रिक के घर पहुंचा। तांत्रिक भी उस दिन शराब के नशे में था।
उसे बाइक पर बीच में बैठाकर ले आए हम लोग। तांत्रिक का खुद का शरीर बस में नहीं था। गिरता पड़ता वो रमेश के पास पहुंचा और जैसे ही उसने रमेश का हाथ पकड़ा, उस तांत्रिक का सारा नशा उतर गया। उसने वही पूजा दोहराई और सुबह होने तक रमेश फिर ठीक हो गया। अब तो यही सिलसिला चालू हो गया था। तांत्रिक आता, पूजा करता और सुबह तक चला जाता। मटकी, 4 नारियल, चुनरी, श्रृंगार का सामान हमारी रोज़ की ज़रूरत बन गई थी। ये सब चीज़ें अब घर में हर समय मौजूद रहने लगी। रोज़ रात घिरते घर में मनहूसियत सी छा जाती। घर के एक कोने में शराब की बोतलों का ढेर इकट्ठा हो गया था। ऐसा कोई मंदिर नहीं बचा, कोई मस्जिद नहीं बची जहाँ रमेश का इलाज नहीं करवाया। अंत में किसी ने कलकत्ता के काली मंदिर जाने का सुझाव दिया। वहाँ जाकर रमेश का इलाज करवाया। यहाँ भी उसकी वही मांग थी, मटकी, 4 नारियल, चुनरी और श्रृंगार के सामान की। पर पुजारी ने साथ साथ कुछ नीम, लौंग और कफन भी मंगवा लिया। इस बार की पूजा मुझे कुछ विशेष लगी। पुजारी हर बार कुछ मंत्र पढ़ता और उसे नींबू में फूंक देता, उसमें लौंग भर देता, फिर इस नींबू को कफन में लपेटकर एक मटकी में डाल देता। रमेश को उससे बहुत दर्द होता और वो बेहोश हो जाता। होश में आकर रमेश की फिर वही हरकतें चालू हो जाती थी। पर पुजारी अपने काम में लगा रहा। जैसे ही उस आत्मा की बारी आई, वो कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। पुजारी बोला, तू इसे फिर परेशान करेगी। वह बोली, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। पुजारी बोला, क्यों परेशान कर रही है इस बच्चे को? पीछा छोड़ इस बच्चे का, वापस जा, लौट जा जहाँ से भी तू आई है। पुजारी ने ऐसा 8 से 10 बार किया और तंत्रा को भी उसमें कैद कर लिया। अंत में पुजारी ने वो मटकी हमें दी और कहा, इस बच्चे के अंदर दुष्ट आत्माओं ने डेरा जमा दिया था। सारी आत्माओं को इस मटकी में कैद कर दिया है। इसे ले जाकर शमशान में गाड़ दो और ध्यान रहे नंगे पैर ही जाना। हम उस मटकी को शमशान गाड़ाए। ताज्जुब तो यह था, पूरा रास्ता जंगल होकर गुजरता था। रास्ते में नंगे पैरों पर एक भी कांटा ना चुभा। ऐसा लग रहा था जैसे रूई पर चलकर हम उस जगह तक पहुँचे थे। इसके बाद रमेश ठीक तो हो गया था, पर काफ़ी कमज़ोर हो चला था। केवल खाने और दवाइयों के लिए ही बिस्तर से उठ पाता था। इस वाक़ये के बाद मेरा उन चीज़ों पर भी विश्वास हो गया जिन्हें मैं पहले नहीं मानता था। 5 सालों तक इस मुसीबत को झेलने के बाद हमारी माली हालत ख़राब हो गई थी। सर पर कर्जा हो गया था। धीरे धीरे हम भाइयों ने वो कर्जा भी चुका दिया। हम कई और दिनों तक रमेश की देखभाल में रात भर जागते थे। मैं उसके खाने का समय पर दवाइयों का ध्यान रखता था। रात में उठ कर मैं देखता था रमेश सो रहा है या नहीं। उसकी चादर ठीक कर देता था ताकि वो आराम से सो सके। आज भी मेरी यही आदत है। बस यही बात थी। ऐसा कहकर मुकेश चुप हो गया। इस कहानी को ध्यान से सुनने के बाद अंत में मैंने मुकेश से कहा, बेशक ये कहानी किसी के लिए बेमिसाल हो ना हो, लेकिन तुम दोनों भाइयों का आपसी प्यार बेमिसाल है।